ईशर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मज़ाफ़ात एक अजीब पुरस्रार खामोशी में गर्क था। कलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईशर सिंह जो गालबन अपने ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा, हाथ में कृपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इस तरह खामोशी में गुजर गए। कलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगें पलंग से नीचे लटका कर हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कलवंत कौर बड़े बड़े हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े कुल्हे, थल थल करने वाला गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बुलाई होंठ पर बालों का सुरमई गुबार। ठोड़ी की साख से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ऐशर सिंह सर झुकाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो कृपान थामे हुए थे, थोड़े थोड़े लर्जा थे। उसके कदो-कामत और खदो-खाल से पता चलता था कि कलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजू तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इस तरह खामोशी से गुजर गए तो कलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को बचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशर सिंह। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताप न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ दिया। कलवंत कौर चलाई, ईशर सिंह, लेकिन फौरन ही आवाज खींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ऐशर सिंह ने खुशक होंठों पर जुबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कलवंत कौर बना गई, ये भी कोई माया जवाब है। ऐशर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था वो कई दिनों का बीमार है। कलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ऐशर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चनाचा उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी, क्या हुआ तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कलवंत आवाज में दर्द था। कलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपनी बलाई होंठ में आ गई। हाँ जानी कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कुल्हे पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी या दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके बाल खुल गए। कलवंत कौर उंगलियों से उसमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सिंह, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर? ईशर सिंह ने कलवंत कौर को घूर कर देखा और दफ्तन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाह गुरु की, बड़ी जानदार औरत है। कलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम बताओ, कहाँ रहे? शहर गए थे? ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुख्म ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उस रात तुम्हें हुआ क्या था? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लौट कर लाए थे। मेरी बफ्फियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया? ईशर सिंह, कसम वाह गुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईशर सिंह की आवाज बेजान थी। कलवंत कौर को शुबा और ज्यादा मजबूत हो गया। बलाई होंठ पेंचकर उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईशर सिंह, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईशर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कलवंत कौर को अपने तनो मन बाजुओं में समेट कर
उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे बम्बोड़ना शुरू कर दिया। जानी, मैं वही हूँ, गुट गुट पा जफियां, तेरी निकले हड्डां दी गर्मी। कलवंत कौर ने मजाहमत ना की, लेकिन वो शिकायत करती रही। तुम्हें उस रात हो क्या गया था? बुरे की माँ का वो हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं। मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलूं। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मूछों के बाल कलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह ने अपनी सुधरी उतार दी और कलवंत कौर को शहरत भरी नजरों से देखकर कहा, आ जाओ एक बाजी ताश की हो जाए। कलवंत कौर बलाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां गमाई और कहा, चल दफान हो जा। ईश्वर सिंह ने उसके भरे हुए कुल्हे पर चुटकी भरी। कलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईश्वर सिंह, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कलवंत कौर का बलाई होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और कुचकुचाने लगा। कलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार के फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तो अब चाल। कलवंत कौर का बलाई होंठ कपकपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं, इस तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के इसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कलवंत, कसम वाह गुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह अपनी काली मूंछों में मुस्कुराया। होने दे आज जुल्म। और ये कहकर उसने मजीद जुल्म ढाने शुरू किए। कलवंत कौर का बलाई होंठ दांतों तले कुचकुचाया, कान की लोहों को काटा, उभरे हुए सीने को भंबोड़ा, उभरे हुए कुल्हों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बुसे लिए, चूस कर उसका सारा सीना थूकों से लथेड़ दिया। कलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईश्वर सिंह इन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा ना कर सका। जितने गुर और जितने दौ उसे याद थे, सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारीगर ना हुआ। कलवंत कौर, जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आ कर रहा, ये शर्सियाँ काफी फेंट चुका है, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथों से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ वो कलवंत कौर के पहलू में लेट गया और इसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कलवंत कौर ने इसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कलवंत कौर के मुंतजर अमल अज़ा को सख्त नाउमीदी हुई, तो वो जलाकर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथने फुलाकर बफरे हुए लहजे में कहा, ईश्वर सिंह, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है, जिसने तुझे निचोड़ डाला है? ईश्वर सिंह पलक पर लेटा हाँफता रहा। उसने कोई जवाब न दिया। कलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है? कौन है वो चोर? बता मुझे। ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कलवंत, कोई भी नहीं। कलवंत कौर ने अपने भरे हुए कुल्हों पर हाथ रखकर एक अज़म के साथ कहा, ईश्वर सिंह, मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी। खा वाहिगुरु जी की कसम कि तेरे दिल में कोई औरत नहीं। ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कलवंत कौर ने इसकी इजाजत ना दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ। तिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वाहिगुरु। ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई थी। लपक कर कोने में से कृपान उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फुहारे फूट पड़े। कलवंत कौर की इससे भी तसल्ली ना हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के बाल नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सोत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर के बाद निकाहत भरी इल्तिजा की, जाने दे अब कलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था।
कलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले से उड़ उड़कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्ज़ां होंठ खोले और कलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली-जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है तुम्हारी माँ? लहू ईश्वर सिंह की ज़ुबान तक पहुंच गया। जब उसने इसका जायका चखा, तो उसके बदन पर झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं 6 आदमियों का कत्ल कर चुका हूँ। इसी कृपान से कलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरामजादी? ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थीं। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई। उसने कलवंत कौर से कहा, गाली ना दे उस बड़वी को। कलवंत चलाई। मैं पूछती हूँ, वो कौन है? ईश्वर सिंह के गले में आवाज रिंध गई। बताता हूँ, ये कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और इस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माया बड़ी अजीब चीज है। कलवंत कौर को इसके जवाब की मुंतजर थी। ईश्वर सिंह, तू मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ। गला चिरा है माया मेरा। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बताने लगा, तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कलवंत मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़िया भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची थी, तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगी, वो मैंने तुम्हें दे दिए। लेकिन एक बात तुम्हें ना बताई। ईश्वर सिंह ने गौ में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कलवंत कौर ने इसकी तरफ तवज्जो ना दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईश्वर सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने दावा बोला था, उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए। उसी कृपान से जिससे तूने मुझे छोड़। इसे सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर। उसको उठा मैं अपने साथ ले आया। कलवंत कौर खामोशी से सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मारकर मूंछों पर से लहू उड़ाया। कलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी। मैं इसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं ईश्वर सिंह, कलवंत कौर के तो तू हर रोज मजे लेता है। ये मेवा भी चख कर देख। कलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास थोड़ की झाड़ियों तले मैंने उसे लटा दिया। पहले सोचा कि फेंटू, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईश्वर सिंह की जुबान सूख गई। कलवंत कौर ने थूक निकलकर अपना हलक तार किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने हलक से बामुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज डूब गई। कलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती आंखें खोली और कलवंत कौर की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थरक रही थी। वो वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था।